So, a very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering, आज हम लोग देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, फाइन. सबसे पहला तो सवाल दिमाग में यहीं पर आता है कि वाई इट हैज़ बीन नेम्ड एज जीरोथ लॉ. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मैकेनिक्स में बात करो तो हम लोग बात पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे फोर्स को लेकर. ओके, मैकेनिक्स में तो हम लोग देखे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो उसी तरीके से थर्मल इंजीनियरिंग में अगर थर्मोडायनेमिक्स के नियम हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका भी क्रम कुछ, उनका भी ऑर्डर कुछ ऐसा ही होना चाहिए था. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सो ऑन. ओके, लेकिन एक्सेप्शन टू दैट यू वुड फाइंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, अब इसके पीछे रीज़न क्या है? छोटी सी स्टोरी है कि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया था और फिर उसके बाद समझ आया था कि देयर इज़ अ नीड टू डिफाइन समथिंग विच इज़ इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, हम लोग इन फ्यूचर क्लासेस पढ़ेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हीट और वर्क के बारे में बतलाता है. म्यूचुअली हीट एंड वर्क आर कन्वर्टिबल, इसके बारे में बतलाता है. कह सकते हो वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आप लोग स्कूल डेज से पढ़ते आए हो कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसी स्टेटमेंट को लेकर चलता है. ओके, हम लोग उस पर बाद में एक डेडिकेटेड क्लास लेंगे. खैर, इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देयर वाज अ टर्म हीट एंड डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ hotness or coldness is basically temperature. ओके, मतलब टेम्परेचर एक यूनिट है जो बेसिकली बतलाता है कि सिस्टम में कितना हीट मौजूद है. ओके, तो कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज टेम्परेचर. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट और वर्क के बारे में बात कर रहा था. ओके, unfortunately there was a term temperature also, there was a concept of temperature in your first law of thermodynamics and temperature was yet to be defined. okay, टेम्परेचर का डेफिनेशन नहीं निकल कर आया था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के उसमें उसके एप्लीकेशंस को यूज कर लिया गया था. ओके, देन बस इसी रीजन से कि जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ के बाद आया लेकिन उसकी उपयोगिता पहले होनी चाहिए थी, इसी वजह से पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा गया. अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बताया गया. ओके, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया. मतलब ऑर्डर वाइज देखो तो ईयर वाइज देखो तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाद में है. इसीलिए जो नंबरिंग किया गया तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर दिया गया ताकि अगर कोई ऑर्डर में पढ़े तो सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, टेम्परेचर के बारे में जान ले, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े और टेम्परेचर के एप्लीकेशन के बारे में जान ले. आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर. खैर, तो यहाँ से हम लोग को एक बड़ा अच्छा सवाल मिलता है, आपके ऑब्जेक्टिव का बड़ा अच्छा सवाल है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, आपसे ऑब्जेक्टिव के सवाल कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे कि विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द टेम्परेचर, which law of the thermodynamics is the basis for temperature measurement, which law of thermodynamics defines temperature, which law of thermodynamics is used for measuring temperature. मतलब टेम्परेचर शब्द कहीं पर भी आएगा तो आपके दिमाग में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होना चाहिए. मतलब आज के बाद अगर हमसे कोई ये कहे कि लॉ
which is used for temperature measurement. ओके, तो मेरा आंसर होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। ओके, मतलब कहीं पर भी थर्मोमीटर की बात है, मतलब विच इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। These are some of the objective questions. Guiding principle of thermometer. Then again, it would be zeroth law of thermodynamics. I hope it is very clear. I don't think कि you need to still जानो, only for your knowledge 1924 में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था एंड डॉक्टर फोलर वाज द वन हु प्रोपाउंडेड। डॉक्टर फोलर। खैर, नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कहता है इफ a system A is in thermal equilibrium with system B and system B is in thermal equilibrium with system C, then system A and system C will be in thermal equilibrium with each other. ओके, मतलब आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि देयर इज अ सिस्टम ए, ओके, देयर इज अ सिस्टम बी एंड देयर इज अ सिस्टम सी। एज पर योर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ओके, और ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर होगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, मतलब सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, देन सिस्टम ए एंड सिस्टम सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। खैर, अब ये स्टेटमेंट को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि इट इज़ द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ओके, कोशिश करेंगे समझने का हाउ इट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। ओके, जैसे आप मान लो एक सिस्टम, हम लोग बात कर चुके हैं बेसिकली पहले क्लास में कि सिस्टम क्या होता है। मान लो सिस्टम ए है और मान लो ये सिस्टम बी है। लेट अस सपोज दिस इज योर बॉडी एंड लेट अस सपोज दिस इज योर थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? तो बेसिकली थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ओके, थर्मोमीटर is a device used to measure temperature. ओके, हर एक थर्मोमीटर में देर इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी।
इस पर हम लोग बात आगे भी करेंगे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि एवरी थर्मोमीटर हैज़ अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ से कोशिश करो आप समझने का। मान लो एक सिस्टम है, ओके, इस सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करना है, मतलब आवर एजेंडा इज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, और हमने इस पर्टिकुलर लेट अस सपोज कोई एक डिवाइस है, इसको इसके कांटेक्ट पे लाया, ओके, तो इस डिवाइस में कोई एक प्रॉपर्टी जो सबसे पहले चेंज होगी, ओके, वही बेसिकली थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब हो सकता है इस डिवाइस का प्रेशर बदल जाए, हो सकता है इस डिवाइस का वॉल्यूम बदल जाए, हो सकता है इस डिवाइस का रेजिस्टेंस बदल जाए, हो सकता है इस डिवाइस का पोटेंशियल बदल जाए, आई मीन वोल्टेज बदल जाए, ईएमएफ बदल जाए, ओके, व्हाटसोएवर। इस डिवाइस का वो प्रॉपर्टी जो सबसे पहले इसके कांटेक्ट में आने के बाद बदल जाती है, उसी को हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, और वही बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करके बतलाती है, ओके। मतलब कि ज़्यादा चेंज हुआ तो ज़्यादा टेम्परेचर है, कम चेंज हुआ तो कम टेम्परेचर है, या फिर इन्वर्स रिलेशन भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन दी कि हम कौन से प्रॉपर्टी पर बात करें। डेंसिटी में भी अ प्रॉपर्टी, ओके, हो सकता है इस डिवाइस की डेंसिटी में बदलाव आ जाए, तो हम कहेंगे डेंसिटी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अगर इस डिवाइस के प्रेशर में बदलाव आ गया तो हम कहेंगे प्रेशर इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ओके। तो इस डिवाइस का वो प्रॉपर्टी जो सबसे पहले बदल जाए, ओके, इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो मतलब अगर आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहते हो कि व्हाट इज बेसिकली थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो वी कैन से दैट प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ओके। हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, वो प्रॉपर्टी जिसको हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं, ओके, टेम्परेचर मेजर करने में, वही बेसिकली कहलाएगी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ओके। फॉर एन एग्जांपल, आप एक थर्मोमीटर में क्या देखते हो? आप एक थर्मोमीटर, एक नॉर्मल जो आप अपने बॉडी टेम्परेचर यूज़ करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हो, ओके, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक मरकरी का कॉलम होता है, ओके, और वो मरकरी कॉलम राइज करता है, फाइन, और वो मरकरी कॉलम आई मीन जो लेंथ हो जो दिखता है उस पर एक नंबरिंग किया रहता है 97, 98, 99, 100, तो हम उसको देख करके बतलाते हैं कि मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या है, ओके। तो बेसिकली वो वहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। खैर, एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग को थर्मोमीटर की आवश्यकता पड़ती है, ओके। थर्मोमीटर एन नंबर ऑफ टाइप्स हो सकता है, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल, पायरोमीटर, ओके। मतलब देर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस विच इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। लेकिन कोई भी आप मान लो, लेट अस सपोज, तो सिस्टम ए अगर बॉडी है, सिस्टम बी थर्मोमीटर है, और हमारा डेफिनेशन कह रहा है, आई वुड यूज दिस स्पेस, अ लिटिल स्पेस, सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, ओके, सिस्टम बी thermal equilibrium with system C, then system A and system C are in thermal equilibrium। जीरोथ लॉ ये कहता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको दो ही सिस्टम दिख रहा है। आप अपने बॉडी टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो, आप एक थर्मोमीटर के कांटेक्ट में उसको लाते हो, कुछ समय देते हो, समय इसलिए देते हो कि वो दोनों इक्विलिब्रियम पर आ जाए। आई होप कि इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको स्कूल डेज से पता होगा। जिस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम होता था, आयनिक इक्विलिब्रियम होता था, उसी माफिक यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम होता है कि मतलब हीट का इंटरेक्शन अब हो रहा है, लेकिन जितना इधर से इधर हो रहा है उतना ही इधर से इधर हो रहा है। मतलब हमको अब वो फील नहीं हो रहा है, फील हम नहीं कर पा रहे हैं कि किसी तरह का कोई बदलाव है। मतलब हम कह सकते हैं दोनों सेम टेम्परेचर पर आ गया है। इसका अर्थ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आप एक हॉट पैन को टच करते हो, यू फील समथिंग, रीज़न बिहाइंड कि उसमें से एक
एक मैग्नीट्यूड ऑफ हीट आप में ट्रांसफ़र हो जाता है। आप जब आइस क्यूब को टच करते हो यू फील समथिंग, ओके, क्योंकि आपके फिंगर में जो हीट है वो आइस क्यूब में चला जाता है। आपके शरीर का तापमान अधिक है, आइस क्यूब का तापमान कम है, तो कुछ इंटरेक्शन हुआ, इधर से हीट इधर निकल कर गया, मतलब आप फील किए वहाँ पर। लेकिन दोनों फिंगर को जब टच करते हैं, ओके, वी डोंट फील एनीथिंग, क्योंकि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है। इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि इधर से हीट का इंटरेक्शन इधर नहीं हो रहा है, या इधर से हीट का इंटरेक्शन इधर नहीं हो रहा है। हीट का इंटरेक्शन हो रहा है इधर से इधर और इधर से इधर भी हो रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमको फील आई एम नॉट एबल टू फील दैट। यही लॉजिक होता था केमिकल इक्विलिब्रियम में। आई होप आपको याद आ रहा होगा केमिस्ट्री का चैप्टर, A+B गिव्स C+D, ओके। और इसका ही एक कह सकते हो दूसरा चैप्टर होता था आयोनिक इक्विलिब्रियम, ओके, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का लॉजिक निकल कर आता था। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ओके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, वी डोंट हैव सिस्टम सी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट यही है कि व्हाट इज सिस्टम सी। यहाँ पर सिस्टम सी आखिर में है क्या, ओके। तो अब सिस्टम सी जानने के लिए आपको फिर से आना होगा उस पूरे प्रोसेस पर कि आप अपने बॉडी का टेम्परेचर या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हो। मान लो ये एक थर्मोमीटर है, ओके। हम होम थर्मोमीटर की बात करें, जो घर पर आप थर्मोमीटर रखते हो, क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं जिससे आप अपना बॉडी टेम्परेचर, फीवर मापते हो, ओके। आप बेसिकली इसको अपने कॉन्टैक्ट पे लाते हो, 1 से 1.25 मिनट का समय देते हो, रीज़न बिहाइंड कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, और उसके बाद उस थर्मोमीटर को देखते हो और कहते हो कि इसका तापमान इतना होगा, ओके। खैर, तो सिस्टम ए बॉडी दिखा, सिस्टम बी थर्मोमीटर दिखा, अब सिस्टम सी क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू आर एफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, then this is a body used at the time of calibration of thermometer या मैन्युफैक्चरिंग। कैलिब्रेशन ना समझ रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग समझ लो। मतलब ये वो सिस्टम है जिसको हमने इस्तेमाल किया है थर्मोमीटर बनाते वक्त, ओके। अब आपको ये एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ समझ में आएगा, ओके। जैसे आई होप आप लोग जानते होंगे सिस्टम इंटरनेशनल, SI, ओके। 1954 से पहले जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता था वो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पर होता था, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब 1954 के बाद जो बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट का आधार लिया जाता है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है। वो आज का एजेंडा नहीं, हम उसमें भी जस्ट फॉर अ ब्रीफ नॉलेज हम आपको बतला रहे हैं, ओके। जब सिस्टम इंटरनेशनल आ गया तो हम लोग बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स माने। स्टैंडर्ड्स इन द सेंस, आप कहते हो ना ये 1 फीट है, ओके। तो ये 1 फीट है का मतलब हुआ कि पूरा दुनिया इसको मानेगा कि ये 1 फीट है। अब ये 50s के बाद का एरा है, ओके। अब रीज़न क्या है? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, अगर थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में जाते हो आप, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जब अलायंस बन गया था, मतलब एक एक्सिस पावर अलग थे, ओके, और एक दूसरा कंबाइंड पावर अलग थे, ओके। तो जब 2 गुट बन गया था तो फ्रांस इंग्लैंड के साथ लड़कर आपके जर्मनी से वॉर कर रहा है, ओके। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग देश के साथ 1-to-1 वॉर पे थे। लेकिन वहाँ पर परेशानी आई थी और वहाँ पर समझ आया था, पूरे दुनिया को रियलाइजेशन हुआ था कि देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन साइंस में स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता है। अब कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, एक US का एक कैनन है, तोप है, ओके, और वो बाजू में है और उस बेचारे के पास गोला नहीं है, ओके, दे डोंट हैव दी गन शॉट्स। लेकिन ब्रिटेन के पास गन शॉट्स है एंड दे डोंट हैव द कैनन, फाइन। अनफॉर्चुनेटली
दोनों कंट्री ने स्टैंडर्डाइजेशन का इस्तेमाल नहीं किया था, तो एक गोला दूसरे देश के कैनन में फिट नहीं होता था, एक देश का बुलेट दूसरे देश का गन में फिट नहीं होता था। तो मतलब दे वेर फीलिंग हेल्पलेस एट द स्टेज ऑफ द वॉर। ओके, मतलब वॉर के समय वो लोग हेल्पलेस फील कर रहे थे कि सब कुछ होते हुए भी जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन दे वर नॉट एबल टू यूज द रिसोर्सेज। तो आफ्टर 45, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1945 में, तो उसके बाद एक कमिटी बनी, एक कमीशन बना, और फिर सिस्टम इंटरनेशनल आया। और सिस्टम इंटरनेशनल आने के बाद हर चीज़ में स्टैंडर्डाइजेशन हुआ कि देखो ये 1 फीट होगा, ये 1 मीटर होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ओके, ये 25 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड XYZ। ओके, मतलब कहीं ना कहीं पूरा दुनिया इसको मानेगा, ये 1 किलोग्राम होगा, ये 1 ग्राम होगा, ये 1 किलोमीटर होगा, एंड एज सच। ओके, इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। तो एक सिस्टम C है, लेट अस सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये स्टैंडर्ड है, ये पूरा दुनिया मानेगा इसको, बट ऑब्वियस है हम लोग अभी वाटर के केस में मानते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो ये एक सिस्टम C है, स्टैंडर्ड है, जिसको पूरा दुनिया मान रहा है। और इस थर्मोमीटर को जब मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग थर्मोमीटर बैठे बैठे बना लेंगे कि एक हॉलो ट्यूब ले लिए, उसमें खुद से मार्किंग कर दिए कि ये हुआ 95, 96, 97, 98, 99, 100, और उसमें मरकरी डाल दिए और फिर अपने बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट पे लाए, और वो मरकरी आगे बढ़ गया और हम बोले तुमको 104 फीवर या 105 फीवर। आई एम नॉट एबल टू डू दैट, दैट नीड्स अ कैलिब्रेशन, दैट नीड्स वन स्टैंडर्डाइजेशन। वो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही किया जाता है। ओके, अब समझ में आएगा आपको। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टैंडर्ड रखा हुआ है, एक कुछ भी हो सकता है, ओके, जो पूरा दुनिया मान ले। ओके, अब ये हो गया सिस्टम C। इस थर्मोमीटर को इसके कांटेक्ट पर लाए। अब थर्मोमीटर में एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, उसमें बदलाव हुआ, एक पर्टिकुलर लेवल तक जाकर बदलाव हुआ, वहां पर हम मार्क कर दिए कि देखो यही 100 डिग्री सेल्सियस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा और बारीकी से अगर हम कोशिश करें बतलाने का, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। ये मेरा मरकरी का कॉलम हो गया, फाइन। यहाँ पर स्केलिंग करना है, अभी स्केलिंग नहीं हुआ, अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, अभी कैलिब्रेशन की बात हो रही है। इस थर्मोमीटर को ये 100 डिग्री पर कॉन्टैक्ट पर लाया गया, 100 डिग्री में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में बदलाव हुआ कुछ यहाँ तक, तो हम यहाँ पर एंट्री किए 100 डिग्री सेल्सियस। ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, अभी सिस्टम ए सीन में नहीं है, अभी बस ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम है। ये मेरा थर्मोमीटर है, ये वो स्टैंडर्ड है जिसको यूज करके हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको यूज करके हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब ये दूसरा एक, लेट अस सपोज मैन्युफैक्चरिंग के वक्त 50 डिग्री सेल्सियस कोई स्टैंडर्ड है, पूरा दुनिया मानता है ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है। हम फिर से इसको कांटेक्ट पर लाए, मरकरी कॉलम यहाँ तक आया, तो हमने देखो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरीके से हमने इसका स्केलिंग कर दिया, कि ये कुछ ऐसा होगा, फाइन। थर्मोमीटर बनकर रेडी है। जो स्टैंडर्ड था वो यहाँ पर है, 100 डिग्री, 50 डिग्री, 25 डिग्री, 70 डिग्री, 100 वॉटेवर, 90 डिग्री, वॉटेवर, ये सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ रखे हुए हैं। लेकिन हमको मेजर करना था मेरे शरीर का तापमान। हम यहाँ पर नहीं जाएंगे मेजर करने के लिए, हम इस वस्तु का इस्तेमाल करेंगे, इस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, ओके, ये कुछ इस तरीके से हम लेकर आए, कांटेक्ट पर लाए, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये लेवल राइज करके लेट अस सपोज यहाँ तक गया, 100 तक। तो अब हम क्या कहेंगे, देखो तुम्हारा तापमान 100 है। आई होप नाउ इट इज़ वेरी क्लियर। जब ये कैलिब्रेट हो रहा था तो उस वक्त यहाँ पर आया, 100 मार्किंग हो गई। अब ये यहाँ गया, वहीं पर आया तो हम बोले तुम्हारा तापमान 100 है। मतलब सिस्टम, ये वाला सिस्टम इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर था, ये वाला सिस्टम इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर आया, तो हम कहे देखो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। ओके, आई डिडेंट
went at the standard place to measure my temperature, rather I used this device to measure the temperature. I hope आज के बाद कभी भी एट एनी प्लेटफॉर्म अगर टेम्परेचर मेजरमेंट की बात हो तो हम लोग वो स्टैंडर्ड को लेकर नहीं घूमते रहते हैं, हम लोग थर्मोमीटर को लेकर घूमते हैं, और थर्मोमीटर कभी ना कभी उस स्टैंडर्ड के पास गया होगा एट द टाइम ऑफ कैलिब्रेशन. हेंस दिस लॉ इज जस्टिफाइड कि सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी एंड सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी. हेंस सिस्टम ए एंड सिस्टम सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू. ओके, जस्ट टेक अ लुक. अब ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, और ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही बेसिकली कह सकते हो क्लासिफाई किया जाता है कि थर्मोमीटर्स कितने तरह के होते हैं. फाइन. जैसे एक होता है आइडियल गैस थर्मोमीटर. अब वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस थर्मोमीटर. खास बात, एक सवाल आपके एसएससी में काफ़ी पूछा जाता है, इनफैक्ट ईएस में भी पूछा जा चुका है कि आइडियल गैस थर्मोमीटर से आप कहाँ तक तापमान मेजर कर सकते हो. तो याद रखना है -150 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है. ओके, एक दायरा है, हर एक थर्मोमीटर का एक दायरा होता है. ओके, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे थर्मोकपल. ओके, तो थर्मोकपल का दायरा होता है 540. थर्मोकपल इसका दायरा होता है 540 डिग्री सेल्सियस. आप कहोगे इससे ऊपर अगर तापमान मेजर करना है, वी हैव पायरोमीटर. पायरोमीटर मोर देन 540 डिग्री. ओके, निगेटिव में तापमान मेजर करना है तो हम लोग आइडियल गैस थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि बेसिकली टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और जिसका एसआई यूनिट केल्विन होता है. ध्यान रखना है, इसका एसआई यूनिट वी हैव केल्विन. और एक और जो सबसे फेमस यूनिट है दैट इज डिग्री सेल्सियस. केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, ध्यान रखोगे आप, सेल्सियस में डिग्री लगता है. ओके, एक तीसरा फ़ारेनहाइट होता है, वो आज हम लोग नहीं देखेंगे. और प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग ये बात कर चुके थे कि केल्विन और सेल्सियस में 273.16 का रिलेशन होता है. केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.16. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. ओके, खैर, नाउ आइडियल गैस थर्मोमीटर कहीं ना कहीं आइडियल गैस इक्वेशन पर ही डिपेंडेंट होगा, बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन. फाइन. अब आइडियल गैस इक्वेशन था क्या? तो PV इज इक्वल टू MRT. आई होप आप कंफ्यूज नहीं कर रहे होंगे M और R में. ओके, हम लोग इस पर पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं कि N कब होता है और M कब होता है. ओके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जिस पर हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं. ओके, खैर, तो PV इज इक्वल टू MRT. अब इसमें वी हैव कपल ऑफ थर्मोमीटर्स. दो थर्मोमीटर होते हैं, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर. बहुत आसान है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, और एक होता है कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर. नॉट रिक्वायर्ड डिटेल, बहुत हम लोग को जानने की आवश्यकता नहीं है. आई मीन जस्ट फॉर अ नॉलेज. कोई भी बुक आप फॉलो करोगे, वेदर इट बी R.K. राजपूत, R.S. खुरमी, R.K. बंसल और P.K. नाग, a very standard book. Okay, all are very standard books. तो you would find these thermometers. Okay, even अगर foreign author आप prefer करते हो, then Cengel Bowles. Okay, they all are very nice books for thermal engineering, I should say.
Just hold on. Just hold on. ओके फाइन. अब कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग इस पर आइडियल गैस इक्वेशन में बात किए हैं. बहुत आसान है, तुरंत समझ आएगा. पीवी इज इक्वल टू एम आर टी अगर है, हम कह रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, मतलब पी सीधा रिश्ता टी के साथ रखता है. ओके अब पी सीधा रिश्ता टी के साथ रखता है मतलब प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटाओ टेम्परेचर घटेगा. मतलब टेम्परेचर मेजर करने का तरीका हो गया प्रेशर को मापना. प्रेशर माप लो तो टेम्परेचर पता चल जाएगा. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. मतलब अगर आपसे कोई कहता है इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो बिना कोई कन्फ्यूजन के आप बोलोगे प्रेशर. खास बात, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है. और अगर कांस्टेंट प्रेशर हम लोग देखें, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, बहुत आसान है. एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो V सीधा रिश्ता T के साथ रख रहा है. मतलब टेम्परेचर के बदलने पर जो सबसे पहला बदलाव आएगा वो वॉल्यूम में बदलाव आएगा. मतलब यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विल बी वॉल्यूम. ये ध्यान रखना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन. ओके, कांस्टेंट प्रेशर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर होती है. ओके, एक तीसरा थर्मोमीटर होता है. दिस इज नॉट आइडियल गैस, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. आई होप आप इन योर फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे. ओके, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वॉट एवर, जिसमें आप पढ़े होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज. सो एक तो यहीं पर सवाल बन गया कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का आधार बेसिस क्या है. आप कहोगे बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, आई होप आपको याद आ रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ फॉर्मेट ऐसा होता था, बहुत आसान. एक रेजिस्टेंस, फाइन, और एक बीच में गैल्वेनोमीटर होता था. ये P, ये Q, ये R और ये S. ओके, और हम लोग ये पढ़ चुके थे, जानते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज में कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S. ओके, एनीवेज मतलब बेसिकली एक रेशियो की बात हो रही है. नॉट रिक्वायर्ड, इतना डेप्थ में हम लोग को जाने की आवश्यकता नहीं. एक लाइन का जो वो दैट इज़ द स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. स्टिल हम लोग से ये पूछा जा सकता है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कि व्हाट इज़ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी in resistance thermometer, then thermometric property is your resistance. ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट में हम लोग ये जानते थे कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू G इज जीरो, तो ये वाला रेशियो वैलिड होता है. ओके, मतलब व्हेन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हेन करंट फ्लो थ्रू G इज ज़ीरो. ओके, तो एक रेशियो आपके रेजिस्टेंस का होता है. आप समझ लो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है. ओके, तो ये रेजिस्टेंस हमको कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेट करके एक रिलेशन देता है. वो रिलेशन बस जानना है, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जहाँ T आपका टेम्परेचर होता है. ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थर्मोकपल. जस्ट टेक अ लुक, हम लोग आगे बढ़ेंगे, विच इज बेस्ड ऑन सीबैक इफेक्ट. जो 540 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मेजर कर सकता है.
तो अगला हम लोग देख सकते हैं थर्मोकपल। ओके, थर्मोकपल में कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, एक सिस्टम ए है मान लो, एक सिस्टम बी है, दोनों का टेम्परेचर अलग है। इसका लेट अस सपोज टेम्परेचर टी ए और इसका टेम्परेचर टी बी। मानकर चलते हैं टी ए इज ग्रेटर देन टी बी। ओके, इसको हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज योर वायर 1 विथ डिफरेंट मटेरियल। ओके, और एक दूसरे वायर से कनेक्ट कर देते हैं, लेट अस सपोज एक ही जंक्शन से। दिस इज वायर 2 ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल। तो जब कभी इस तरह का आई मीन we join couple of wires with different materials with two different system at different temperature, okay, then एक one EMF is induced and which is directly proportional to your temperature. One EMF electromotive force या voltage which is directly proportional to temperature. तो आई होप आपको रिलेशन मिल गया कि यहाँ पर ईएमएफ जैसे जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर ईएमएफ घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। मतलब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, बस ये बेसिक जानना है, बहुत डेप्थ में इसमें जाना ही नहीं है, दैट इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पर ईएमएफ हो जाएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव का सवाल है, या फिर वोल्टेज हो जाएगा। खास बात, it is used to measure temperatures at the range of 540 डिग्री सेल्सियस। ओके, इससे ज़्यादा का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं पायरोमीटर, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पर बेस्ड होता है। दिस इज बेस्ड ऑन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जब हीट मास ट्रांसफ़र हम लोग पढ़ेंगे तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के वक्त स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ेंगे। राइट नाउ वी आर नॉट एट द प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड दिस। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। दिस इज़ अ बेसिक कह सकते हो कंसेप्ट ऑफ योर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये याद रखना है आपको कि पहले बॉइलिंग और फ्रीजिंग पर ही टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता था, लेकिन अब आपका टेम्परेचर का मेजरमेंट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर किया जाता है। ओके, आई मीन थर्मोमीटर का जो डिज़ाइन किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसको आधार बनाकर, जो कि 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। खैर, इस पर भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, नॉट ऑन अ प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, दैट्स ऑल।